नमस्कार दोस्तों और भविष्य के प्रशासकों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे 13वीं सदी में, एक ऐसा दौर जहां मध्यकालीन भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स अपने चरम पर थी। हम बात कर रहे हैं चौहान राजा हम्मीर देव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए उस ऐतिहासिक टकराव की। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक संप्रभुता का सवाल और एक कूटनीतिक फैसला पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस टॉपिक को इन 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, रणथंभौर का अभेद्य दुर्ग। दूसरा, वो गुजरात लूट जिसने आग में घी का काम किया। तीसरा, राजनीतिक शरण और कूटनीतिक विफलता। चौथा, 1299 की घेराबंदी। और अंत में एक प्रशासक के रूप में हमारे लिए रणनीतिक सबक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर के उस अभेद्य दुर्ग की। अब देखिए, इस किले की जियोपॉलिटिकल अहमियत समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1192 का साल तो आपको याद ही होगा, तराइन का दूसरा युद्ध। उसके बाद ये मजबूत किला मुस्लिम घुरिद साम्राज्य के हाथों में चला गया था। लेकिन कई दशकों बाद लगभग 1283 और 1289 के बीच जब हम्मीर देव गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपनी आज़ादी का झंडा बुलंद कर दिया। जरा सोचिए, एक विशाल साम्राज्य के बीचों बीच किसी का ऐसे इंडिपेंडेंट हो जाना, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक कांटा बन गया था। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, 1192 के बाद का शुरुआती प्रशासन एकदम अलग था। पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज चतुर्थ ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो महज एक सामंत यानी वैसल की तरह राज कर रहे थे। मतलब पहले एकदम सरेंडर और बाद में हम्मीर देव के टाइम पर सीधा बगावत। ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो है गुजरात न लूट। आखिर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? दरअसल इस महायुद्ध के बीज रणथंभौर में नहीं बल्कि वहां से कोसों दूर बोए गए थे। 1297 की बात है। उलोग खान और नुसरत खान सोमनाथ और गुजरात लूटकर लौट रहे थे। तभी जालौर के शासक कान्हड़ देव सुनगरा ने उनकी लौटती हुई सेना पर अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। और मजे की बात देखिए, इस हमले में खिलजी की सेना के ही एक बागी जनरल मोहम्मद शाह ने जालौर की मदद की। फिर वो वहां से भाग निकला। एकदम क्लासिक मिलिट्री विद्रोह है ना। और यहीं से सारा खेल पलट जाता है। अपनी जान बचाते हुए ये विद्रोही मोहम्मद शाह सीधा पहुंचा रणथंभौर और उसने महाराव हम्मीर देव चौहान से शरण मांग ली। बस एक बाड़ी को पनाह देने के इस एक फैसले ने दिल्ली सल्तनत के सीधे और भयानक गुस्से को रणथंभौर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसके साथ ही हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, शरण और कूटनीति का फेल होना। आप लोग जो प्रशासन में जाने वाले हैं, आपको पता होगा कि युद्ध अक्सर वहीं से शुरू होते हैं जहां बातचीत खत्म होती है। अब जरा खिलजी की मांगों की लिस्ट देखिए। मतलब ये लिटरली नामुमकिन मांगे थीं। मोहम्मद शाह की मौत, 10,000 सोने के सिक्के, हाथी, घोड़े और यहां तक कि हम्मीर की बेटी देवल देवी का हाथ। और दूसरी तरफ हम्मीर देव का स्टैंड देखिए, एकदम क्लियर। उन्होंने सारी शर्तें सिरे से खारिज कर दी। अपने संप्रभु सम्मान से कोई समझौता नहीं। ये सिर्फ 2 राजाओं का नहीं, 2 बिल्कुल अलग राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव था। हम्मीर देव ने औपचारिक रूप से मोहम्मद शाह को शरण दे दी। अब देखिए, एक जाने माने विद्रोही को पनाह देना और खिलजी की भारी भरकम मांगों को सीधे ठुकरा देना, इसका मतलब साफ था। अब कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं बची थी और दिल्ली की तरफ से एक बड़ा सैन्य हमला एकदम तय हो चुका था। तो कूटनीति के फेल होने का नतीजा क्या हुआ? हमारा चौथा पॉइंट, 1299 की घेराबंदी। 80,000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ 80,000 तो घुड़सवार भेज दिए थे और इसके साथ एक विशाल पैदल सेना अलग से थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि चौहानों के इस किले को कुचलने के लिए दिल्ली सल्तनत ने कितनी भयंकर ताकत झोंक दी थी। ये दिखाता है कि खिलजी के लिए रणथंभौर कितना बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन युद्ध के मैदान में पासा पलट गया। इतनी विशाल सेना होने के बावजूद ये हमला दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी आपदा साबित हुआ। हम्मीर की सेना ने पूरी ताकत से इस घेराबंदी को विफल कर दिया और तो और खिलजी का मुख्य सेनापति नुसरत खां इस लड़ाई में मारा गया। उलुग खां को किसी तरह अपनी जान बचाकर उल्टे पैर दिल्ली भागना पड़ा। रणनीतिक तौर पर यह रणथंभौर के लिए एक बहुत बड़ी शानदार रक्षात्मक जीत थी। अब हम आते हैं आज के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, हमारे रणनीतिक सबक। भविष्य के पॉलिसी मेकर्स और प्रशासकों के तौर पर जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। दिल्ली सल्तनत से कहां चूक हुई? वो बातचीत में अपने सैन्य बल का सही फायदा नहीं उठा पाए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और नतीजा एक शर्मनाक हार।
वहीं दूसरी तरफ रणथंभौर ने अपनी संप्रभुता और शरणार्थी की रक्षा तो कर ली, अपना तात्कालिक वजूद भी बचा लिया, लेकिन क्या उन्होंने एक सुपर पावर के दीर्घकालिक गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर दिया था? बिल्कुल। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। मध्यकालीन शासन कला या कहें स्टेटक्राफ्ट में अपने सम्मान और सिद्धांतों पर टिके रहने की असली कीमत क्या होती है? क्या एक राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए झुक जाना चाहिए या फिर अपने कूटनीतिक उसूलों के लिए पूरी तरह से तबाह होने का जोखिम उठाना चाहिए? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन एक प्रशासक के तौर पर आपको इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसे ही इतिहास का विश्लेषण करते रहिए।